प्यारे साथियों, जय हिंद। क्या हाल चाल है आप सभी लोग का। आशा करते हैं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। प्यारे साथियों, आज के इस वीडियो में हम सभी लोग उत्तर प्रदेश डीएलएड यानी बीटीसी के सेकेंड सेमेस्टर का मैथ हल करने वाले हैं। और यह लघु उत्तरीय प्रश्न श्रृंखला में 6वां वीडियो है। तो चलिए आज के इस वीडियो में पहला सवाल देखते हैं। कहता क्या है कि किन्हीं दो संख्याओं का योगफल 90 है। प्रश्न में आपको दिया गया है कि किन्हीं दो संख्याओं का योगफल 90 है। तो माना दो संख्याएं x प्लस y है जिनका योग क्या दिया गया है 90। फिर कह रहा है कि उसी संख्या उन्हीं दो संख्याओं का अंतर यानी इन्हीं दो संख्याओं के यानी x माइनस वाई बराबर 40 दिया गया है। तो इसे हम पहला समीकरण मान लेंगे और इसे हम दूसरा समीकरण मान लेंगे। कह रहा उसके बाद दोनों संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो एक पहले समीकरण को दूसरे समीकरण के साथ जोड़ने पर आपको लिखना होगा कि समीकरण एक को क्या लिखना होगा आपको, समीकरण एक को समीकरण दो के साथ जोड़ने पर, क्या करने पर, जोड़ने पर बस। तो देखिए जब इन्हें आप जोड़ेंगे तो y से y कट जाएगा, x से x रह जाएगा यानी 2x बराबर इन दोनों का योग करेंगे तो 9 4 13 यानी 130 हो जाएगा। अब आप देख पा रहे हैं कि x का मान आ जाएगा 65, क्योंकि दो गुणे में है बटे में जाएगा। तो 130 का आधा यानी 130 में 2 से भाग दे दिया जाएगा तो आ जाएगा 65। x का मान 65 आ गया। अभी y का मान भी ज्ञात करना है तो आपको लिखना होगा कि x का मान 65। समझ रहे ना। समीकरण एक या दो में रखने पर, किसी में भी आप जब रख दोगे तब आपको सेकंड यानी दूसरी संख्या का मान आ जाएगा। आप देख पा रहे हैं x प्लस वाई बराबर 90 है। x का मान 65 रख दिया, y का मान आ जाएगा 65 उधर जाएगा तो y बराबर 90 माइनस 65 हो गया। अतः y बराबर 10 में से 5 गया 5, 8 में से 6 गया 2 हो गया। अब इस प्रकार से आपको x बराबर 65 और y बराबर 25 मिल गया और यही सवाल का क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। इसी प्रकार से आपको प्रश्नों को हल करना है। कोई भी सवाल इस टाइप का आता है तो उसे जरूर आप हल करें। चलते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आपका कहता है कि भैया इसे सरल कीजिए। देखिए सरल करने का सवाल आ गया तो आप लिखिए हल और सरल करना है, ध्यान रहे। तो सरल करने पर चलते हैं। तो पहले आप लिखिए x स्क्वायर माइनस 9 बटे में x की 3 घात माइनस 27। देखिए इसे कैसे लिखा जा सकता, आप इसे समझिए। x की 2 घात और 3 की 2 घात बटे में x की 3 घात माइनस 3 की 3 घात। अब यहां पर आप देख पा रहे हो x की 2 घात माइनस 3 की 2 घात, यहां पर दो ब्रैकेट बनेगा, एक में x माइनस 3 और एक में x प्लस 3 हो जाएगा। किस सर्वसमीका के माध्यम से, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर आपको सूत्र बताया गया है a माइनस बी और क्या बताया गया, a प्लस बी। और नीचे आप देखोगे तो a क्यूब माइनस बी क्यूब का सर्वसमीका बताई गई, समीकरण सूत्र बताया गया है कि दो ब्रैकेट बनाना है, एक में जैसा है वैसा a माइनस बी, दूसरे में a स्क्वायर, देखो मैंने x लिख दिया बार बार, कोई बात नहीं मैं सही कर दे रहा हूं, a माइनस बी और दूसरे में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस में a b, बस यही करना है। अब देखो यहां माइनस लिखा है तो यहां माइनस लिखा है तो केवल यहां बाकी सारी चीजें प्लस, ठीक है ना। तो चलो दो ब्रैकेट बना लो और एक ब्रैकेट में x माइनस 3 रख लो, दूसरे में x स्क्वायर, फिर अगले पद का स्क्वायर यानी 3 का वर्ग 9, फिर प्लस में इन दोनों का आपस में गुणा 3x। देखो x से x सॉरी ये वाला x से x कट गया, ये वाला रह जाएगा यानी x प्लस में 3 बटे में x स्क्वायर प्लस 3x प्लस में 9 रह जाएगा
और यही सवाल का क्या माना जाएगा, उत्तर माना जाएगा। इस प्रकार से यह समीकरण को सरल किया गया है। क्या बातें समझ में आ जाएंगी? यही सवाल का आपका उत्तर हो जाएगा। चलते हैं अगले सवाल की ओर, स्क्रीनशॉट लेते रहिए। देखिए दिए गए चित्र में आपको ABCD एक वर्ग है। दिए गए चित्र में ABCD एक वर्ग है, ABCD एक वर्ग है और इसी के अंदर एक वृत्त दिया गया। कह रहा वर्ग की भुजा 7 सेंटीमीटर, यानी जो BC दिया गया है, जो BC दिया गया है वो कितना दिया गया है, 7 सेंटीमीटर। क्या हम यहां से यहां भी समझ सकते हैं 7 सेंटीमीटर? बिल्कुल समझ सकते हैं। अगर यहाँ वृत्त का केंद्र मान लें तो ये कितना हो जाएगा, तो 7/2 हो जाएगा, यानी त्रिज्या कितनी हो जाएगी, 7/2 हो जाएगी। क्या ये बात समझ में आ जाएगा? तो इस प्रकार से कह रहा वर्ग के अंतर्गत खींचे गए वृत्त की परिधि, अतः अब पहले क्या करोगे, हल लिखोगे और लिखोगे वृत्त की परिधि बराबर सूत्र क्या होता है, 2πr होता है। चूंकि 2π का मान 22/7 और त्रिज्या के रूप में आपने क्या निकाला, 7/2। देखो 7 से 7 खत्म, 2 से 2 खत्म, यानी रह गया 22 और क्या दिया है, वर्ग में क्या दिया है, सेंटीमीटर, यानी 22 सेंटीमीटर वृत्त की परिधि हो गई। अतः यही सवाल का क्या है, उत्तर है। यही सवाल का क्या हो जाएगा भैया, उत्तर हो जाएगा। समझ में आ जाएगा ना? इसके शॉर्ट ले लो, ना समझ में आप वीडियो को पुनः रिवर्स करके बैक करके पुनः देख सकते हो। अगला सवाल आप देखोगे क्या कहता है, कह रहा दिए गए चित्र में ABC, दिए गए चित्र में ABC एक त्रिभुज है। देखिए आप त्रिभुज एक दिख रहा AB और C, और AB के मध्य बिंदु, AB का मध्य बिंदु D है, और फिर आपको दिया है AB का मध्य बिंदु D है और AC का मध्य बिंदु E है। यहां देखो मध्य बिंदु दिया गया है। यदि BC की माप 6 सेंटीमीटर, यानी BC बराबर कितना दिया है, 6 सेंटीमीटर, तो DE का माप क्या होगा, यानी DE का माप बताना है। तो मैं आपको एक नियम बताता हूं, यहां पर नियम आपको याद रखना है, हल, और हल में एक नियम आपको याद रखना है यहां पर, कि किसी भी त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाया जाए तो तीसरी भुजा के वे समानांतर होती है और साथ ही साथ तीसरी भुजा के लंबाई के आधी होती है। यह नियम आपको याद रखना। फिर से एक बार, किसी भी त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं को, चलो मैं बताता हूं, किसी भी त्रिभुज ले लो, कोई भी त्रिभुज ले लो, समकोण त्रिभुज ले लो, विषमबाहु त्रिभुज ले लो, समबाहु त्रिभुज ले लो, इनकी किन्हीं दो भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाया जाए तो वो BC के समानांतर होगा। जैसे यहाँ पर DE है तो यहाँ पर क्या होगा, BC के समांतर क्या हो गया, DE हो गया। और ये भुजा यानी DE का मान क्या होगा, DE का मान होगा, DE बराबर होता है 1/2 BC के, 1/2 बराबर किसके, BC के। यह नियम आपको याद रखना होगा, जिससे सवाल का उत्तर आपका आ जाएगा। क्या बातें समझ में आ जाएंगी? तो चलिए हम आपको समझाते हैं, अब समझाते हैं और सवाल लगाते हैं। अतः अगर आपसे मैं पूछूं कि बताओ DE का माप क्या होगा और DE बराबर क्या होगा, तो आप बताओगे 1/2 B और C के। 1/2 BC का मान कितना है, 6 सेंटीमीटर, तो 2 तिया 6 यानी 3 सेंटीमीटर मान हो जाएगा और सवाल का उत्तर। फिर आपसे कहता है तो DE की माप क्या होगी, हो गया, तथा BC का DE से संबंध क्या होगा, तो BE का DE से संबंध बताना है। तो संबंध बराबर देख लो, संबंध बराबर भी देख लो, ध्यान देना। यहां पर अगर हमें BC अनुपाते यानी बटे में DE रखना है तो ध्यान देना, BE जो BC है ये बड़े त्रिभुज की भुजा है, DE छोटे त्रिभुज की भुजा, तो पहले बड़े त्रिभुज की भुजा लेना होगा AB और फिर बटे में क्या लेना होगा, AD लेना होगा। यही एक दूसरे के संबंध है। संबंध का मतलब यह है कि किसी भी समरूप त्रिभुज की संगत भुजाएं आपस में समानुपाती होती हैं, ये आपको नोट करना। किसी भी समरूप त्रिभुज की संगत भुजाएं आपस में समानुपाती होती हैं,
यह आपको याद रखना है और यही संबंध बताया जाता है यहाँ पर। क्या बातें समझ में आ जाएंगी? तो नोट कर लें और स्क्रीनशॉट ले लें। अगले सवाल की ओर चलते हैं। अगला सवाल कहता है कि एक समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई, एक समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई √3 सेंटीमीटर है। एक समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई √3 सेंटीमीटर है। तो उस समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालिए। तो देखिए समबाहु त्रिभुज कैसा होता है? ये एक समबाहु त्रिभुज है जिसकी सभी भुजाएं बराबर हों, जिसकी सभी भुजाएं बराबर हों वो समबाहु त्रिभुज कहलाता है। और समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है √3/4 इंटू में भुजा स्क्वायर, और समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई होती है √3/2 इंटू में भुजा होती है। अब चलो हमें सवाल लगाना है, बाकी मैंने आपको समझा दिया। ऐसा त्रिभुज जिसकी सभी भुजाएं बराबर होती हैं वो कौन सा त्रिभुज कहलाता है? समबाहु त्रिभुज कहलाता है। तो यहां पर देखो दिया क्या है? ऊंचाई। समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई दिया गया है, समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई दिया गया है, तो आप भी ऊंचाई लिख लो 3√3। अच्छा, ऊंचाई का सूत्र अभी मैंने क्या बताया? तो √3/2 इंटू में भुजा यानी 3√3 हो गया। तो देखो 3√3 उधर जाएगा तो 2/√3 हो जाएगा। चाहे आप अगली लाइन में लिख लो कि भुजा बराबर 3√3 गुणे में 2/√3 हो गया। अब देखो 3 से 3 खत्म हो गया, √3 खत्म यानी 3 दूनी 6, यानी भुजा बराबर क्या आ गया? 6 सेंटीमीटर आ गया। अतः इस त्रिभुज का क्षेत्रफल, किस त्रिभुज का? समबाहु त्रिभुज। अतः समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र बता दो। अभी मैंने बताया। तो √3/4 इंटू में भुजा स्क्वायर। √3 की जगह √3 रहने दो, 4 रहेगा। भुजा की जगह लिख दो 6 और कै बार? 2 बार 6। देखो 6 का 36, तो 4 9 36, 9√3 वर्ग सेंटीमीटर आपके इस समबाहु त्रिभुज का क्या हो जाएगा? क्षेत्रफल हो जाएगा। क्या बातें समझ में आ जाएगा? इसी प्रकार से और भी सभी सवालों को लगाना है। अब देखो यह सवाल देखा जाए तो बहुत से एग्जामों में 2014-15 के लेखपाल की परीक्षा में भी इस टाइप का सेम सवाल आया था कि एक समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई या भुजा दे दी जाए, उसका क्षेत्रफल पूछा जाए। तो जब आपको सूत्र याद रहेगा तो यह सवाल आपका बनेगा, वरना नहीं बनेगा। चलते हैं अगले सवाल की ओर। स्क्रीनशॉट ले लिया करें भाई, गड़बड़ी ना हो, ताकि आपकी तैयारी पूरी हो। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मैंने स्क्रीनशॉट को लॉक नहीं किया कि आप स्क्रीनशॉट नहीं ले पाएंगे, बिल्कुल ले पाएंगे आज। चलिए देखिए, कह रहा है क्या कि इसका गुणनखंड कीजिए। तो आप हल लिखिए और लिखिए x⁴ y और माइनस y⁴ यही है। क्या है भैया? x⁴ y माइनस x और y⁴ यह है आपको करना है। ध्यान दीजिए, का गुणनखंड ज्ञात कीजिए। ठीक है ना, का गुणनखंड ज्ञात करना है। तो एक चीज ध्यान दीजिए, ऐसे में आप कॉमन ले लीजिए, x और y का कॉमन ले लीजिए। तो यहाँ क्या बचेगा? x⁴ और यहाँ क्या बचेगा? y⁴। अब आप देख पा रहे हैं कि x y कॉमन हो गया, तो x y कॉमन रहने दीजिए। x की घात 3 y की घात 3 को आपको क्या करना है? इसको फैक्टर करना है, और समीकरण के माध्यम से, सूत्र के माध्यम से। तो ऐसे में ये दो समीकरण बनता है, एक में x माइनस वाई, दूसरे में क्या? x² प्लस y² और प्लस में x और y। इस प्रकार से यह सवाल का उत्तर हो जाएगा, और यही आपके उत्तर हो जाएंगे, और यही इसका क्या है? गुणनखंड है। चलिए इस सवाल का भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और स्क्रीनशॉट लेते रहिए, चलते रहिए, समझते रहिए। देखिए आप इन सभी प्रश्नों को पुनः देख सकते हैं, ऐसा है आपके लिए। चलिए चलते हैं अगले सवाल में, और अगला सवाल कह रहा है इन्हें हल कीजिए। देखिए लिखा है अंडर रूट में 121 प्लस में अंडर रूट में 64 माइनस में अंडर रूट में 0.04 प्लस में 0.16 का मान ज्ञात करना है। तो देखो 121 का वर्गमूल क्या होगा भैया? 11 में 121। 64 का वर्गमूल क्या होगा? तो 8 × 64। यहाँ देखो 4 का वर्गमूल 2 होगा, और 2 अंक पे दशमलव लगा है तो बाहर 1 अंक पे दशमलव लग जाएगा। 16 का वर्गमूल होता है 4 चौक 16, 2 अंक पे दशमलव है तो 1 अंक पे दशमलव लग जाएगा। अब आप देखेंगे 11 8 19,
19 और माइनस में 0.2 प्लस में 0.4, इन दोनों को जब आप सरल कर लोगे, यहीं पर चलो कर लेते हैं, इन दोनों को सरल कर लोगे तो प्लस में 0.2 रह जाएगा और हल कर देंगे 19.2, इस सवाल का क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। हल कर लो। देखो ये 121 है तो इसका वर्गमूल 11, ये 64 है अंडर रूट में तो 64 का वर्गमूल 8, क्योंकि ऐसी संख्याएं जब लिखी हों, ऐसी संख्याएं लिखी हों तो इसका मतलब इसका 2 बार फैक्टर करना है, 11 गुणे 11, 13 गुणे में 13, और इस जो रूट का मान है मतलब 2 संख्याओं में से एक संख्या बाहर लेना होता है, तो वैसा ही किया गया। अगला सवाल कह रहा है एक काम 30 मजदूर 16 दिन में करते हैं। देखिए दिया गया है, आपके सामने एक प्रश्न दिया गया है, एक काम को 30 मजदूर 16 दिन में, तो 30 मजदूर क्या भैया, 30 मजदूर काम को कितने दिन में, 16 दिन में करते हैं। कह रहा है उसी के बराबर यानी 12 मजदूर, उसी के बराबर 12 मजदूर काम को कितने दिन में करेंगे, इस काम को माना x दिन में करेंगे, ठीक है ना। अब देखिए वो 12 मजदूर उठाकर इधर लाइए, तो इधर देखिए 30 मजदूर हो गया, 30 मजदूर गुणे में कितना दिन आ गया, 16 दिन आ गया, और वहां से 12 मजदूर आप ले आएंगे, 12 मजदूर बटे में हो गया, 12 मजदूर बटे में, और वहां रह गया x और क्या रह गया, दिन रह गया। देखिए मजदूर से मजदूर खत्म हो गया, 6 दूनी 12, 6 पंचे 30, 2 अट्ठे 16 और 8 पंचे 40 दिन आ गया, सवाल का उत्तर आ गया। आपको वहां काटना नहीं, आपको समझना है, वहां पर बात समझ में आ जाएगा। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर अगले सवाल की ओर चलते हैं। अगला सवाल कहता है क्या, ध्यान दीजिए, कह रहा कि 4, 11, 16, 15, 12, 5, 7, 9, 10 की माध्यिका ज्ञात। क्या ज्ञात करना है, माध्यिका। माध्यिका कैसे ज्ञात की जाती है, तो ध्यान दीजिए, पहले संख्याओं को हमें क्या करना होता है, आरोही क्रम में सेट करना होता है। तो चलो 4, 4 के बाद 5, 5 के बाद 7, 7 के बाद 9, 9 के बाद 10, 4, 5, 7, 9, 10, 10, 11, 12, 15 और क्या है 16, 11, 12, 15 और 16, ये सभी संख्याएं थी जिनको मैंने क्या कर दिया, आरोही क्रम में सेट किया। उसके बाद आप देखोगे माध्यिका बराबर क्या लिखा जाता है, माध्यिका बराबर होता है n + 1/2, वहां पद होता है। बात समझ गए ना। देखो n मतलब 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9 प्लस में 1 बटे में 2, तो 9 1 10 बटे में 2 बराबर 5वां पद। 5वां पद आप देखोगे तो 1, 2, 3, 4, 5, 5वां पद क्या है, 10 है, तो सवाल का उत्तर है, यानी माध्यिका बराबर क्या, माध्यिका बराबर क्या होगा, 10 होगा, और यही आपके सवाल का क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। बातें समझ में आ जाएंगी ना। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर अगले सवाल की ओर चलते हैं। चलिए अगला सवाल देखते हैं, अगला और अंतिम सवाल इस वीडियो का। देखिए कह रहा है कि एक सवाल आपके सामने दिया गया है, ध्यान दीजिएगा। कह रहा है चित्र में रेखा AX, अरे ये AX, कोण CAB यानी इस कोण को, CAB यानी इस कोण को, CAB यानी इस कोण को, और देखिए BDC यानी इस कोण को समद्विभाजित करती है, यानी 2 बराबर भागों में विभाजित करती है, यानी ये बराबर ये और ये बराबर ये। बात समझ गए ना, समद्विभाजित करती है, 2 बराबर भागों में विभाजित। कह रहा उन 3 तथ्यों को लिखिए, उन 3 तथ्यों को लिखिए जो यह सिद्ध करेंगे कि त्रिभुज ABC बराबर समरूप त्रिभुज ADC के, यानी ABC बराबर क्या है, समरूपता के नियम के आधार पर त्रिभुज ADC। तो पिछली वीडियो में आपको समझाया गया था, पिछले ही वीडियो में आपको समझाया गया था कि भैया देखो यहां पर अगर आप देख पाओगे तो एक त्रिभुज ये है और एक त्रिभुज ये है,
इस त्रिभुज में एक कोण इस कोण के बराबर है, एक कोण इस कोण के बराबर है और एक AD उभयनिष्ठ रेखा है। क्या बात समझ गए? तो ऐसे में आपको हल लिखना है और हल के रूप में क्या लिखना है, ध्यान दीजिए। हल के रूप में लिखना है, हल के रूप में ज्ञात तथ्यों के आधार पर ज्ञात है कि AX बराबर, या ज्ञात है कि त्रिभुज अरे ऐसे लिख लें, CAD जो भी लिखा हो, देखिए यहां पर क्या लिखा है, CAD और कोण CAD और कोण ले लेंगे आप DAB, जो भी लेना चाहे आप ले लें। देखिए यहाँ BD क्या है, BDA ले लें, ठीक है ना, बात समझ गए। BDA ले लेंगे ना, BDA ले लें, ठीक है, हो गया ना। बातें समझ में आ जानी चाहिए, सवाल आपका लगना चाहिए। अब देखिए इस त्रिभुज में, इस दोनों त्रिभुजों में भुजा A, आप चाहे तो लिख सकते हैं कि AD बराबर किसके, AD के, और कोण CAD बराबर में कोण CAD बराबर में DAB के, और एक लिखेंगे कि कोण CDA बराबर, CD वहां से चलते हैं, देखो ये जो बीच में लिखा होता है इसी कोण को बताना होता है। फिर कोण अब देखोगे, अब आप बताओगे ADB के, क्या बातें समझ गए ना। इस प्रकार से यदि किसी त्रिभुज के दो कोण आपस में बराबर हों और एक भुजाएं बराबर हों, तो वहां पर किसी दो त्रिभुज के, किसी एक लिखिए आप, किसी एक त्रिभुज के दो कोण और एक भुजा, दो कोण और एक भुजा दूसरे त्रिभुज के दो कोण, संगत दो कोण आप लिख लें, संगत दो कोण और एक भुजा के बराबर हो, एक भुजा के बराबर हो, तो वहां पर सर्वांग सम क्या होता भैया, समरूप त्रिभुज होता है। सर्वांग सम कहेंगे, ठीक है, सर्वांग सम त्रिभुज होता है। इतनी बात आपको पिछले वीडियो में बताया गया था, सर्वांग सम त्रिभुज होता है। अतः आप लिखेंगे, अतः लिखेंगे, क्या लिखेंगे भैया, कि त्रिभुज ABD, ठीक है ना, क्या है, त्रिभुज ABD और ADC, बात समझ रहे ना, ADC सर्वांग सम त्रिभुज ADC है। क्या बात समझ गए ना, यह पूरा आपको लिखना है। इस प्रकार से यह सवाल का आपका उत्तर बनता है। क्या बातें समझ में आ जाएंगी? अगर आपको ना समझ में आओ तो वीडियो को पुनः जो है तुरंत रिवर्स करें और फिर से देखें, ताकि यह पूरे तरीके से आपको समझ। स्क्रीनशॉट ले लें इसका। प्यारे साथियों, इस वीडियो के माध्यम से हमने उत्तर प्रदेश DELED के सेकेंड सेमेस्टर का मैथ राजन सीरीज से हल करवाया है। आशा करते हैं कि यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही साथ बेल आइकन यानी घंटा जरूर दबाएं, जिससे हमारा मनोबल बढ़े, साथ ही साथ हमारे अगले वीडियो का नोटिफिकेशन भी आप तक समय से पहुंचे। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।